गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यूअस चलती रही होगी और आप अच्छे हैं, लेकिन और अपनी तैयारी को अच्छा रखने के लिए आप निरंतर मेहनत करते रहें ताकि हम लोग सफलता के सीढ़ियों को प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, ताकि एक दिन हमें क्या हो, सफलता मिले। और एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई4, एलटी, जीआईसी, केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और यह आपकी सीरीज ही नहीं, आपका एक निरंतर चल रहा है ये प्रैक्टिस, जिससे आप प्रतिदिन नए प्रश्नों को देख रहे हैं। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों अपने रिश्तेदारों को, ताकि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी का उत्साह वर्धन होता रहे, ताकि एग्ज़ाम एकेडमी टाइम आपके लिए नए नए प्रश्नों के साथ प्रतिदिन हाजिर होए। दोस्तों हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, आइए हम लोग ये जो आपका देख रहे हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है, और यह है कि हम अब यहाँ से क्वेश्चन एक एक देखते हैं। और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न लगा हुआ है, आप प्रश्न को पढ़ें, बहुत इत्मीनान से पढ़ें। ज़रूरी नहीं जल्दीबाजी पढ़ कर हम गलत आंसर कर दें। आप बहुत इत्मीनान के साथ प्रश्न को पढ़ें, समझें, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करिए। जैसा कि प्रश्न दिख रहा है पीछे स्क्रीन पर, ये कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं दिया है सिटीजन एज चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन, सिटीजन एंड चर्चमैन दिया है, और दिया इसमें है सिटीजन नॉट चर्चमैन। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों, और आप उस प्रश्न को सॉल्व करें, देखें ये और बताएं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये तो आंसर हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा ये। और रही बात इसकी कल्याणकारी शब्द, देख रहे हैं दोस्तों ये, तो कल्याणकारी शब्द यानी कि वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, प्रश्न आता नहीं है। तो यह जो है, यह प्रश्न किसने, मतलब यह शब्द किसने दिया था ये, तो आर्क बिशप, नाम इनका क्या था बच्चों, ये दोस्तों ये इनका नाम था आर्क बिशप, आर्क बिशप टेम्पिल। आर्क बिशप टेम्पिल ने सबसे पहले अपने एक पद बनवाते कि कम शब्दों में लिखी उन्होंने लिखा था एक, तो आर्क बिशप टेम्पिल ने ये टेम्पिल, आर्क बिशप टेम्पिल ने कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और उन्होंने ही इसमें, उनकी पुस्तक का नाम था जो पदबंध बनाया था इसने, सिटीजन एंड चर्चमैन। तो इसमें इन्होंने क्या बात कही थी, सिटीजन एंड चर्चमैन में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं को बताया था ये। और इन्होंने सत्तावादी राज्य के विरोध में थे ये, कौन, आर्क बिशप टेम्पिल ने। तो सत्तावादी राज्य, जो सत्तावादी राज्य के विरोध में थे। किसके विरोध में थे ये, सत्तावादी राज्य के विरोध में से थे कौन, आर्क बिशप टेम्पिल। आर्क बिशप टेम्पिल ने क्या किया था, कौन सा विचार दिया था, कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और उनके जो पुस्तक का नाम क्या था, सिटीजन एंड चर्चमैन। और इन्होंने इसके लिए 5 व्याधि, मतलब 5 प्रकार की बीमारियों को गिनाया था, जो सत्तावादी राज्य इसका विरोध किए थे इन्होंने, बेकार की, है ना,
तो वो कौन कौन से थे? तो एक है व्याधि, व्याधि व्याधि है, और गंदगी है। ऐसे ऐसे चीज़ों को उन्होंने बताया कि ये जो गंदगी है। इसके अलावा दोस्तों व्याधि बताया इन्होंने, क्या बताया? व्याधि व्याधि बताए, गंदगी बताए, अज्ञानता बताए, अज्ञानता, अज्ञानता, और क्या बताया इन्होंने? ये बीमारी। इन्होंने बताया कि अगर इसको दूर कर दिया जाए, इसको दूर कर दिया जाए तो राज्य एक कल्याणकारी राज्य होगा, ये है ना। इसको दूर करने की बात कही थी ये। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हम बगल में अड़िया रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? आर्क बिशप टेम्पिल। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ये सिटीजन एंड चर्चमैन। और उसके बाद इन्होंने सत्तावादी राज्य के विरोध में कहा था। अगर इसलिए विरोध किया था क्योंकि कहा उन्होंने ये जो व्याधियां हैं, व्याधि, गंदगी, अज्ञानता और बीमारी को दूर कर दिया जाए तो वह क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की बात कही थी इसमें, ये है ना। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए आपके समक्ष ये दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये कि राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत किसने दिया है? देखिए यहाँ पे आपके सामने प्रश्न ये है कि राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत किसके लिए? राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत बताया गया है। तो राज्य के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है ये। तो दोस्तों आप बताएंगे, ऊपर दिया गया है ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है ये? देखिए उपयोगितावाद है, श्रमिक समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, फांसीवाद है, ये है। तो अब किसमें यह विचार दिया गया है कि राज्यों के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत बताया गया है? एकदम लिबरल, ना किसी तरह का विरोध बल्कि समझौतावादी विचारों को किसमें कहा गया है? ये तो ऑप्शन दिया है उपयोगितावाद। तो दोस्तों ये बात जो आंसर हमारा यहाँ पे होगा क्या होगा? ये उपयोगितावाद। उपयोगितावाद यानी कि जो बेंथम महोदय ने क्या दिया था? ये बेंथम ने उपयोगितावाद के जनक किसे कहा जाता है? बेंथम को कहा जाता है। और बेंथम ने ही बताया था इसमें कि राज्यों के कार्यों का उदारवादी सिद्धांत है। किसमें कही गई है बात? ये उपयोगितावाद में। ये फांसीवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये फांसीवाद का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी का ढेर। लकड़ी का क्या कहेंगे इसको? ये हम लोग ढेर कहेंगे, ये ढेर, है ना। तो ऐसे कभी कभी बहुत छोटे छोटे प्रश्न बन जाते ये हैं, है ना। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। ये देखिए, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये है, कह रहा कि किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा के कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया है? ये तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे दिया गया है कि किस आधुनिक राजनीतिक विचारक ने सर्वप्रथम, मतलब पहली बार, कौन विचारक थे जिन्होंने पहली बार विश्व का ध्यान किधर लाया था? ये पुलिस, मतलब सुरक्षा की बात कही थी किसने? पुलिस राज्य की अवधारणा से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकर्षित किया है। ये दोस्तों ये बात इन्होंने कहा कि पुलिस राज्य की जरूरत नहीं, बल्कि राज्य कैसा होना चाहिए? कल्याणकारी राज्य की बात इन्होंने कही है, ये है ना, कि पुलिस नहीं, सुरक्षा ही नहीं, मतलब जनता का सुख करेगी, बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों, कल्याणकारी राज्य का विचार हो। ये
वेलफेयर स्टेट की बात किसने कब कही थी, ये किसने कहा था, ये मतलब इसको हटा करके इसको लाने की बात किसने कही थी, ये आकर्षित किया था। तो दिया है मार्क्स, बेंथम, रूसो, लास्की। तो आप आंसर करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न ये है। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करें, नोट डाउन करें और एक नोट्स बनाएं। ऐसा नहीं बहुत बड़ी नोट्स, लेकिन आप जो है पतली नोट बनाएं ताकि उसमें लिख ले जो इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं ये, और जो आपको लगे कि नहीं हम नहीं जानते उसको भी आप लिख लीजिए, जिससे ये आपका एक दिन प्रश्नों का एक संग्रह हो जाएगा और आप उसको रिवीजन करके जाएं। आपको हूबहू परीक्षाओं में वही चीज़ मिलेगी। मित्रों बहनों, आप क्या करें, अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग आंसर देखते हैं। ये तो दिया है ऑप्शन मार्क्स, बेंथम, रूसो और लास्की। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये लास्की। और लास्की साहब की एक पुस्तक है ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। क्या है ये, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों अब हम थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जान लेंगे। बेंथम का आपने जान ही लिया। रूसो की पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। मार्क्स का हम लोग देखेंगे तो मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की रचना का क्या है नाम है, ये दास कैपिटल। दास कैपिटल। देखिए तो कार्ल मार्क्स की रचना का नाम क्या है, दास कैपिटल। और बेंथम की रचना का नाम क्या है, उपयोगितावाद का विचार किसने दिया था, उपयोगितावाद का विचार किसने दिया था, तो ये बेंथम ने दिया। जो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ये लास्की ने क्या कहा था कि जो सर्वप्रथम विश्व में पहली बार पुलिस राज्य की अवधारणा से लोगों का ध्यान हटा करके कल्याणकारी राज्य के बारे में विचार को आकर्षित करने का विचार किसने दिया था, ये दिए थे लास्की साहब ने। ये कौन दिए थे, ये हेराल्ड जे लास्की। और इनकी पुस्तक का नाम है ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये देखिए, राज्य की उत्पत्ति के समझौते को सिद्धांत प्रतिपादित करता है। यह विचार जो है राज्य के समझौते की, तो ऑप्शन यहाँ पे प्रश्न भी दिया है और उत्तर भी दिया है। तो आप पहले प्रश्न को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करिए। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत प्रतिपादित करता है। कौन करता है ये, राज्य बनाने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। दूसरा दिया है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य शक्ति का परिणाम है। डी दिया है राज्य विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। ये दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑप्शन तो पढ़ लिए, लेकिन आंसर क्या होगा, ये कह रहा ना कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो राज्य जो समझौता का सिद्धांत, इसमें तो मनुष्य क्या था, ये पहले प्राकृतिक अवस्था में रहता है। प्राकृतिक अवस्था का मतलब मनुष्य, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बाकी और उसको कुछ नहीं चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने कहा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य के बनने के पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यह प्राकृतिक सिद्धांत में बताया गया था। किसमें, प्राकृतिक सिद्धांत में। दोस्तों आप इसको बार बार पढ़ेंगे, प्राकृतिक सिद्धांत या दैवी सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत में, प्राकृतिक सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत। दोस्तों बार बार ये हम बात इसलिए कहते हैं कि ये जो है, ये प्राकृतिक सिद्धांत या दैवीय सिद्धांत में यह बात कही गई है कि राज्य जो है ईश्वर द्वारा बनाया गया है और राजा ईश्वर का क्या है, प्रतिनिधि है।
और जनता राजा का आज्ञा मानेगी और उसको दंड देने की आवश्यकता पड़ती तो राजा उसे दंड भी दे सकता है। अगर जनता नहीं उसके आज्ञा का पालन करती है तो उसे राज्य से बाहर करने का अधिकार है। दोस्तों, ये दैवी सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत में बताया गया है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलें। लीजिए, देखिए, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ला रही है। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को, ताकि एग्जाम टाइम एकेडमी का उत्साहवर्धन होता रहे और आपके लिए नए नए प्रश्नों के साथ हमेशा हम लोग हाजिर होंगे। ये तो देखिए क्या दिया है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी। उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों को लागू करने के वाले मजिस्ट्रेट का प्रभाव था। प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार चित्र उपस्थित किया है। ये तो इसके कहने का मतलब है यह बात किसने कही है। ऐसे से प्रश्न पूछता आयोग की लगता है कि हाँ किस दुनिया से लाए हैं ये, और हम लोग किसी किताबें नहीं पढ़े। लेकिन दोस्तों यही सब क्या है, ये आयोग, और यही प्रश्न हमें क्या होते हैं, पीछे छोड़ते हैं ये। और दोस्तों सफलता के लिए अगर एक प्रश्न गलत हो गया तो आज के ज़माने में कंपटीशन इतना है कि हम लोग 1 लाख के पीछे पहुँचेंगे और आधे नंबर 1 नंबर की खेल होती है ये। इसलिए आप प्रतिदिन प्रैक्टिस पेपर को देखिए। 50 क्वेश्चन आप अगर महीने में, तो ऐसे 1500 हो जाएगा ये। एक दिन 50 क्वेश्चन तो महीने कितना हो जाएगा ये, 1500 क्वेश्चन। 1500 क्वेश्चन बहुत होता ही है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये। तो आंसर करने का प्रयास करें। ऑप्शन दिया क्या है, ये हॉब्स दिया है, बेंथम, रूसो और लॉक। तो देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, शांति, सुरक्षा, पारस्परिक सहायता तथा सद्भाव की अवस्था थी ये। जैसे कि मनुष्य जब स्टार्टिंग में था तो वो कैसा था, प्राकृतिक अवस्था में रहता था, शांति थी, ना दूसरे के लूट खसोट की बात थी। आज की तरह नहीं उनका लूट लीजिए, इनका रख लीजिए, उनका रख लीजिए, ये सब नहीं था ये। वो पहले शांति थी, लोक सुरक्षा, पारस्परिक क्या है सहायता, पारस्परिक सहायता की बात और सद्भाव के साथ मिलजुल करके रहने की बात करते थे लोग। और अब क्या है, उसकी एकमात्र दुर्बलता यह थी कि उसमें अधिकारों का लागू करने वाला मजिस्ट्रेट का अभाव था। यानी कि कोई नियम, क्योंकि सभी लोग बराबर थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था, ये सब लोग समान समझते थे, सामूहिक सद्भाव की बात रखते थे ये। तो उसमें कोई राजा नहीं था कि जो नियम बना सके, नियम लागू कर सके। तो इस बात को किसने बताया है ये, तो इस बात को लॉक साहब ने बताया। किसने बताया है, लॉक ने बताया था ये। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लॉक। और अभी आपने देखा ये हॉब्स ने क्या है, हॉब्स की रचना का नाम लेवियाथन है। ये लेवियाथन है। हॉब्स की रचना का नाम क्या है, ये लेवियाथन है। और बेंथम आप जानते हो उपयोगितावाद, रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये रूसो के राज्य दर्शन की सामान्य प्रतिनिधित्व करती है। रूसो की सामान्य इच्छा, जनरल बिल। और कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, यहीं से बन जाता है ये कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया है। जो रूसो का दर्शन था वो किसका, जनरल बिल की बात करता था ये। तो यहाँ पे देखिए और बताइए, है ना। तो ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि रूसो के राज दर्शन की सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। अब क्या क्या ऑप्शन दिया है, बहुमत का, लोकमत का, समान हित की समान चेतना का, दार्शनिकों के मत का। दोस्तों ये जो रूसो का सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत था, जिसको हम लोग जनरल बिल कहते हैं, तो जनरल बिल का मतलब ये है कि सबके हित की बात कही गई है ना। और सभी लोग सचेत, माने सबकी चेतना की बात कही गई है सबको। तो ये बात जो जनरल बिल में मतलब समान हित की बात कही गई है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
तो यहाँ पे दिया बहुमत का, लोकमत का, ये होगा समान हित का। तो यहाँ पे दिया है समान हित की समान चेतना का, मतलब समान हित मतलब सबके साथ समान कल्याण होना चाहिए और समान चेतना बुद्धि की बात कही गई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा कि देखिए हमने कल भी बताया था कि यह प्रश्न कई बार, एक तो हमने अभी जस्ट बता दिया कि लेवियाथन किसकी पुस्तक है, हॉब्स की है ये, और ये बताया गया है कि अब हमने कल कहा था कि प्रश्न ऐसे आएंगे दोस्तों, आप जुड़े रहिए और आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे उसी लेवियाथन से जुड़ा हुआ। कि कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि लेवियाथन को किसने जला दिया। ये लेवियाथन जो पुस्तक थी उसको जलाने का कार्य कौन किया था, वो इसमें विचारक दिया गया है, वो राइटर दिया गया है, तो वो बताया है उन्होंने। देखिए प्रश्न को पहले आप पढ़ें। कह रहा कि लेवियाथन की प्रतियों को किसने यह कहते हुए जला दिया, मतलब स्टेटमेंट भी दिया और कहा क्या किया, उसको जला दिया, उसकी प्रतियों को ही। तो कई बार ये पूछा गया है कि लेवियाथन के प्रतियों को जलाने का कार्य किसने किया था। तो कोई ना कोई तो होगा इसमें ये। लेकिन देखिए क्या ये उन्होंने क्या कहा कि मैंने कभी कोई पुस्तक नहीं देखी जिसमें इतना राजद्रोह, अधार्मिकता भी हो। ये बताइए, वो कह रहा कि जलाया भी उसकी प्रति को, एक प्रतिलिपि नहीं, और उसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसे समझ में आया कि उसमें क्या है, लोगों को भड़काने की, समाज में विद्रोह की स्थिति और धर्म का कोई बातें नहीं की गई है। तो उस बात को कहने का विचार किसने दिया ये, तो वो जो है राजद्रोह, अधार्मिकता की बात जिसने कहा है, तो दिया इसमें क्रॉमवेल, क्लडन बर्क, C.E. बागन। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या होगा ये इसको आप नोट डाउन नहीं, इसको पूरा क्या करें, अच्छे से लिख लें, ताकि आपको ये प्रश्न आयोग में आपको देखने को मिलेगा। तब आपको कहेंगे कि ये प्रश्न तो हमने कहाँ पढ़ा है, एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के प्रैक्टिस पेपरों में। तो इस तरह दोस्तों अपने सगे संबंधियों, भाई बहनों को और भी यार दोस्तों को, उनको भी बोलिए कि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी 50 प्रश्नों के साथ प्रतिदिन ला रही है नए नए प्रश्न, जो आपको हूबहू प्रश्न वहीं पे आयोग में मिले हैं और किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न ये हैं। तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लडन होगा ये। तो इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं बगल में जाऊँ, क्योंकि ये स्टेटमेंट सीधे सीधे पूछा जाता है ये। चलिए आगे देखिए, हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह किसने कहा, यह किसका कथन है ये। तो देखिए ये कह रहा है, यहाँ पे हम लोग पढ़े, ये कह रहा कि हॉब्स का ये नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद के आवश्यक संपूरक था। ये जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी उसके लिए आवश्यक माना गया था, तो यह माना गया था। तो यह बात किसने कही है ये। अब देखिए यहाँ पे दिया है, तो यह विचार आप यहाँ पे नोट डाउन किया करें, ये देखिए इसको लिख लीजिए, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का पूरक था, संपूरक था। यह कथन किसका ये है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे हॉब्स साहब का, तो हॉब्स के बारे में यह किसने कहा था ये, तो दिया है C.L. वेपर, माइकल ओक्सार्ट, लियो स्ट्रास, G.H. सेवाइन। तो दोस्तों आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये G.H. सेवाइन बहुत ही फेमस ये राइटर है। ये इन्होंने ये कहा था कि व्यक्तिवाद अब संपूरक होगा, है ना, संप्रभुता का जो निरंकुश सिद्धांत है उसके लिए व्यक्तिवाद क्या होगा, ये संपूरक होगा। ये दोस्तों आगे हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये देखिए निम्नलिखित में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये है, और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से पक्का आना है, और ये आप कई बार पढ़े होंगे। ये ज़्यादा कठिन तो पेपर नहीं आता, लेकिन बार बार हमें रिवीजन नहीं होता है, बार बार वो प्रश्न हमारे आंखों के सामने से नहीं गुजरता है, तो जब हम पहली बार देखते तो हमको लगता है बहुत टफ ही है।
तो आइए देखते हम लोग है ये। तो कह रहा कि निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य प्लेटो का है ये। अब देखिए ये जो विचार है ये दिया गया है ना। तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से प्लेटो का है, मैं राज्य हूँ, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। दोस्तों यह किसी न किसी विचारक का कथन है और इसमें आप क्या करेंगे, बताने का प्रयास करें इसको। ये तो देखिए ये आप प्लेटो की बात कही गई है। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसने कहा है? ये आप तो पहले बता दिए होंगे। यह किसका विचार है? प्लेटो का है। यह किसका विचार है? प्लेटो का है ये, है ना। तो यह विचार किसका दोस्तों? ये प्लेटो का है। ये राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, मतलब राज्य जो है व्यक्ति से पहले आया है। तो यह विचार किसने दिया है? अरस्तु साहब ने दिया है। किसने दिया? ये अरस्तु साहब ने दिया है। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पे राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये मतलब ये बताया गया है कि जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा भेजा गया है, आया गया है, पदार्पण है, अवतरण है। ये जो है या अवतार की बात कही गई है। तो यह बात किसने कहा? हीगल महोदय ने कहा। यह किसने कहा? ये हीगल महोदय ने कहा था। यह किसने कहा है? ये हीगल महोदय ने। और दोस्तों मैं राज्य हूं या मैं ही राज्य हूं, ये बात किसने कहा? मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। यह बात लुई 14वां ने कहा था। ये कौन कहा था? ये लुई 14वां ने कहा था। ये 14वां ने कहा था। ये दोस्तों ये जो है आपका प्रश्न एक नहीं 4 देख रहे हैं आपके। ये कई बार प्रश्नों को आपकी आंखों के सामने आप पेपर में भी देखे होंगे दोस्तों। इसलिए एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और भी सोशल साइटों पे शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपकी तैयारी के साथ जुड़ी है और आपके सफलता तक आपके साथ रहेगी। और ये देखिए तो यहाँ पे हमने देखा इतने तो हमने यहाँ पे और भी हम सद्गुण ही ज्ञान है, ये लिख लीजिए। कई बार पूछा गया प्रश्न में, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है। ये कई बार है ज्ञान है। कहते ना कि सद्गुणी बनिए, तो इसने कहा था कि सद्गुण ही क्या है? ये ज्ञान है। तो यह बात सुकरात ने कहा था। सुकरात दोस्तों यह बात किसने कहा था? ये सुकरात साहब ने कहा था ये कि सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। यह किसने कहा था? ये सुकरात ने कहा था। और न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस का कई बार विचार पूछा गया है। न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय शक्तिशाली का हित है। शक्तिशाली का हित है। यह विचार किसका? थ्रेसिमेकस का। थ्रेसिमेकस दोस्तों अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 प्रश्न नहीं, अब आपके सामने कितने प्रश्न बनेंगे और ये 100% दावा यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनेंगे ही। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है? बाप रे, बढ़िया क्वेश्चन ये है। किसने अपनी रचनाओं में जो रचनाएं बनाई उन्होंने दिए हैं, विचारों को दिए हैं, उन्होंने उसमें जो है संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया है? ये है ना। तो ये बताएं
और इसमें उन्होंने इसलिए नहीं प्रयोग किया है क्योंकि उन्होंने दो चीज़ों का, आप ध्यान रखें क्यों नहीं प्रयोग किया, मैं ये बता दे रहा हूँ। ये उन्होंने स्वतंत्रता और अधिकारों की चर्चा अपनी रचनाओं में किया है, इसलिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन जो देखिए, ये ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा करें और यहाँ पे सर्कल मार दिया करें। ये पहली बात, नहीं दिया तो पहले नहीं को गोला करें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये तो दिया हॉब्स, लॉक, बेंथम और ऑस्टिन। तो आंसर क्या होगा? ये लॉक साहब ने, लॉक ने अपनी रचनाओं में या अपने विचारों में स्वतंत्रता और अधिकारों की बात की है। स्वतंत्रता एवं अधिकारों की बात की है, अधिकारों की बात, इसलिए इन्होंने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। बाकी ये जो तीनों हैं, हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। तो आपके लिए यहाँ पे 2-2 प्रश्न बन रहे हैं, 3-3 प्रश्न। इसको एक बार प्रश्न उत्तर, एक प्रश्न उत्तर करके घुमा के देखेंगे तो ये क्या होंगे, 3-4 प्रश्न बन जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इसकी शॉर्ट ले लें, लिख लिया करिए। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग देखेंगे। ये अगला प्रश्न ये है ना। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। ये अगला प्रश्न ये है कि संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्य बताने के लिए निगम की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? देखिए, संप्रभु का, दोस्तों संप्रभु है ना, संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्य बताने के लिए निगम की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? और ऊपर आप देख रहे हैं कौन कौन दिया है, बोदा है ना, तो बोदा दिया है, हॉब्स दिया है, रूसो दिया और हीगल दिया है ना। तो यहाँ पे बोदा, हॉब्स, रूसो और हीगल ने तो वही बताया है, राज्य जो है ईश्वर द्वारा पदार्पण है, रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, हॉब्स का लेवियाथन है और बोदा का 6 बुक्स ऑफ द कंसर्निंग स्टेट, 6 बुक्स ऑफ द कंसर्निंग स्टेट। ऐसे आपको याद रहेगा, तो आप प्रश्न को देखते ही आपको आंसर मिल जाएंगे। ये तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये हॉब्स होगा। ये क्या होगा, ये हॉब्स ने संप्रभु का परम शक्तियों को औचित्यपूर्ण बताने के लिए निगम की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है? तो निगम की अवधारणाओं का मतलब कॉर्पोरेशन बताने के लिए निगम का प्रयोग किसने किया है? ये हॉब्स ने किया है। ये हॉब्स ने, अभी दोस्तों आपने पढ़ा था पीछे ही कि लेवियाथन की रचना किसकी है? रूसो की। और लेवियाथन के मतलब प्रति को किसने जलाया था? कैल्डरसन ने जलाया था। ये तो ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ें, ये लिखें ये। और इसमें 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग स्टेट, देखिए 6 बुक्स ऑफ कंसर्निंग स्टेट, कंसर्निंग स्टेट, ये रचना है इनकी। तो 6 बुक्स ऑफ द कंसर्निंग स्टेट। और हॉब्स की आपने देखा ही, लेवियाथन, बार बार लिखेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत फेमस है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और हीगल तो दिखे आपने कि इसमें प्राकृतिक सिद्धांतों का बात करते ही, तो इन्होंने बताया कि राज्य जो है, तो निम्नलिखित में से यह नहीं माना था कि संप्रभुता विभाज्य है। लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है कि यह किसने बताया कि जो है संप्रभुता विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया कि इसने कहा कि यह जो है कौन निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है। तो यह जो है ऑप्शन दिया बार्कर, डिग्बी, लास्की, हॉलैंड। तो दोस्तों, यह जो हॉलैंड नहीं मानते हैं कि क्या है ये, कि कौन यह नहीं मानता कि संप्रभुता विभाज्य है, तो हॉलैंड साहब नहीं मानते हैं। कि हॉलैंड साहब क्या बताते हैं? हॉलैंड मानते हैं कि यह संप्रभुता
विभाज्य नहीं, बाल्कि बाकी ये जो क्या है, ये सब मानते हैं कि विभाज्य है। ये लोग क्या मानते हैं, विभाज्य है ना। तो ये लोग मानते हैं कि क्या, संप्रभुता विभाज्य है ये, और बाकी हॉलैंड साहब नहीं मानते कि संप्रभुता विभाज्य नहीं है ये। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। ये देखिए, बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है गियरके, लिंडसे, सिडनी वेब और लास्की, है ना। तो आप आंसर करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन क्या है, फंसाऊ क्वेश्चन है। तो बहुलवाद के जनक किसे माना जाता है, तो बहुलवाद के जनक माना जाता है किसको, गियरके को। देखिए गियरके जो है कहाँ के रहने वाले हैं, ये जर्मन के में एक दार्शनिक थे। ये क्या थे, ये दार्शनिक थे। जर्मनी में या जर्मन में ये दार्शनिक थे। तो मेटलैंड के समान जर्मन में भी इनको क्या कहा जाता है, बहुलवाद के। तो जर्मन दार्शनिकों में इन्हें क्या कहता है, मेटलैंड के समान, मेटलैंड के समान इनको भी क्या कहा जाता है, बहुलवाद का पिता। किसे, गियरके को। और लिंडसे को, सिडनी को अब जानते ही हैं, आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए, एकलवाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है। देखिए क्या दिया है, है ना। तो यहाँ पे दिया है ये कि एकात्मक सरकार है। एकलवाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ क्या बताया गया है कि एकात्मक सरकार, विश्व राज्य है, केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व है और संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। ये तो एकलवाद में क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण बताया जाता है। जो शक्तियों का केंद्रीकरण बताया जाता है कि यानी कि मतलब शक्तियां एक ही जगह क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं, सेंट्रलाइज्ड होती हैं। ऑल पावर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड। यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण शक्ति एक ही क्या है, बिंदु पर केंद्रित है ये। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये डी होगा ये। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है। देखिए बार बार वही आ रहा है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, है ना, और यहाँ पे नहीं है। पहले दो चीज़ों को, प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम अपनी शुद्धताओं पे ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक नहीं है। तो कौन नहीं है, ये ऑप्शन दिया है लिंडसे, क्रैब, लास्की, हीगल। तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत का पोषक का मतलब यह मानता नहीं है। तो कौन नहीं मानते हैं, लिंडसे नहीं मानते, कि क्रैब नहीं मानते, कि लास्की नहीं मानते, कि हीगल नहीं मानते। दोस्तों आंसर क्या होगा, ये हीगल नहीं मानते। हीगल संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत को का पोषक मतलब ये मानने वाले नहीं है। बाकी सब लोग क्या मानते हैं, संप्रभुता के सिद्धांत को मानने वाले। बाकी ये तीन है। ये आगे हम लोग चलेंगे। अगला, फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उसके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है। ये देखिए बहुत बढ़िया कथन ये है। कह रहा कि फ्रांस की क्रांति मतलब, अब बताइए, पहले तो आप हमको बता दीजिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहले भी तो जानना जरूरी है। 14 जुलाई 1789 को ये कब हुई थी ये दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को कब हुई थी ये। अच्छा, फ्रांस की क्रांति व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी। एक दो शब्द होता है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब जो दिखाई देता है, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये व्यक्तियों के अमूर्त
अधिकारों पर आधारित था, जबकि अंग्रेजों की क्रांति उसके परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। ये तो यहाँ पे दिया है मार्क्स, बर्क, लास्की और ग्रीन। तो आंसर क्या होगा ये? बर्क ने ये कहा था कि जो फ्रांस की क्रांति है वो दिखती नहीं है, जो व्यक्तियों के अमूर्त अधिकारों को दिखाया नहीं है, बल्कि क्या है ये? अंग्रेजों की क्रांति परंपरागत अधिकारों पर आधारित थी। ये मार्क्स ने क्या दिया? राज्य का वर्गहीन सिद्धांत। राज्य या वर्ग संघर्ष, वर्ग क्रांति की बात किसने किया है? मार्क्स क्या करते थे? क्रांति की बात करते थे। किसकी बात करते थे? ये क्रांति की बात करते थे, है ना। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक तो दिया है ऑप्शन रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मिल और ग्रीन। तो यहाँ पे दिया है कौन होंगे? ये मिल होंगे, ये है ना। कौन? आंसर क्या होगा? ये मिल होंगे। मॉन्टेस्क्यू की रचना आप बता दीजिए। द स्पिरिट ऑफ लॉ, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये तो आपने देखा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? ये तो मिल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक कौन है? ये मिल साहब है। आगे देखिए, अधिकारों को निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों को विभाजित किया है। निजी तथा सार्वजनिक अधिकारों को किसने विभाजित करने का कार्य किया था? ये है ना, निजी और सार्वजनिक अधिकारों को। तो यह ऑप्शन दिया है लॉक, बर्क, मिल और स्पेंसर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्पेंसर ने क्या कहा था? ये कि निजी एवं सार्वजनिक अधिकारों को विभाजित किया जाए। और इन्होंने एक चीज दिया था, एक चीज सब मतलब एक शब्द दिया था जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सर्वप्रथम किसने विचार दिया था? ये स्पेंसर साहब ने दिया था। ये तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। ये अगला प्रश्न कह रहा कि आ थियरी ऑफ जस्टिस, आ थियरी ऑफ जस्टिस, आ थियरी ऑफ जस्टिस कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यह पुस्तक किसकी दिया है? तो डेविड मिलर की है, C.K. एलन की है, C.B. मैफरसन की है, जॉन रॉल्स की। तो न्याय की बात कौन करते हैं? जॉन रॉल्स। न्याय के सिद्धांतों की बात करने वाले कौन से ये हैं? तो ये न्याय के सिद्धांत की बात करने वाले कौन है? ये जॉन रॉल्स ने। अ थियरी ऑफ जस्टिस। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन करने का श्रेय किसको है? अधिकारों के वैधानिक, है ना, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन करने का श्रेय किसको जाता है? तो दिया है ऑप्शन लॉक को, ऑस्टिन को, बेंथम को और ग्रोसियस को। ये दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये बेंथम ने क्या बताया था कि अधिकारों को वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन, मतलब लीगल चीज़ों पे ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। तो बेंथम ने क्या कहा था कि अधिकारों के वैधानिक सिद्धांतों का समर्थन करने का श्रेय किसको जाता है? ये बेंथम को जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। ये आगे देखिए, कह रहा कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला उदारवादी विचारक है ना। सामाजिक अभियांत्रिकी का विचार, तो सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने का उदारवादी विचारक, तो ये उदारवादी विचारक कौन है? ये आइए हम लोग पढ़ते हैं। C.B. मैफरसन, कार्ल आर पापर, जॉन रॉल्स और L.D. हॉबहाउस। तो यहाँ पे क्या होगा? ये कार्ल पापर जो है एक उदारवादी विचारक हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न ये हो जाएगा आपका सरल कि उदारवादी विचारकों में किनको भी शामिल किया जाता है? ये उदारवादी कार्ल जे पापर को। और सामाजिक अभियांत्रिकी मतलब इसका विचार किसने दिया है? ये
तो यह कार्ल पॉपर ने। और अ थियरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? जॉन रॉल्स की है। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये है। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य, जो मार्क्सवादी विचारकों का अंतिम उद्देश्य क्या था, ये कि मतलब क्या किया जाए, इनका यही अंतिम उद्देश्य था। ये जो तानाशाही कुछ नहीं था, ये राज्य विहीन समाज की, मतलब ना कोई राज्य होगा, ना कोई संस्था होगी, ना कोई सरकार होगा, बल्कि सभी को साम्यवाद की विचारधारा बताने की बात किसने कही थी? ये मार्क्सवादियों की विचार था ये। तो दोस्तों आइए हम देखते ये है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना करना ना, अगर तानाशाह सर्वहारा हो जाएगा तो राजा भाग जाएंगे यहाँ पे। ये साम्यवादी दल की सर्वोच्चता स्थापित करना ना, संपत्ति के समान वितरण की व्यवस्था नहीं, राज्य विहीन समाज की स्थापना। देखिए मिल गया ना, ना कोई राज्य होगा, ना कोई संस्था होगी, ना कोई सरकार होगी, बल्कि सभी पर समान अधिकार, सब लोग एक दूसरे स्वतंत्र होंगे, कोई किसी के अधिकारों पे मतलब दबाव में नहीं रहेगा। यह बात किसने कही थी? ये मार्क्सवादियों का उद्देश्य था ये। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कि जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब आधारशिला रखता है ना। तो यह जो है कि जब ग्रीन कहता है, ये तो जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है। बहुत अच्छा प्रश्न ये स्टेटमेंट आप क्या करें, इसको लिख लें। यह जो स्टेटमेंट दिया गया है यह बहुत अच्छी बात बताएगी इसमें। ये कई बार प्रश्न सीधा पूछ लिया गया है कथन के रूप में ऐसे ही। तो ऑप्शन क्या है? उदारवाद की, साम्यवाद की, व्यक्तिवाद की और प्रत्ययवाद की। यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये उदारवादियों का विचार ये होता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है। साम्यवाद में क्या बताया गया? साम्यवाद में सभी लोग समान होंगे, ना कोई राजा होगा, ना कोई संस्था होगी, बल्कि सामान्य रूप से सभी एक दूसरे के साथ क्या होंगे। ये तो ये बताया गया इसमें। ये आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है। अब चाहे सामाजिक परिवर्तन के लिए, चाहे राजा को हटाने के लिए बात किस भी करते हैं लोग। ये कार्ल मार्क्स ने जो बात कही है ना, ये क्रांति की बात करता है भाई। हमें क्रांति करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, ताकि हमारी चीज़ अधिकार को मिले, जो हमें आवश्यकता वो मिले हमें। तो कह रहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवादी विश्वास करते हैं क्रांति में, बल में, विकास में, समझौते में ना। ये क्रांति में भी विश्वास करने वाले थे ये लोग। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात का प्रतिपादन, अभी तो आपने पढ़ा उपयोगितावाद की बात किसने कही थी? ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना दोस्तों। ये आसान प्रश्न है इसको ये, और आप बहुत आसान ये प्रश्न है ये। देखिए ये क्या क्या निम्नलिखित में से अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात उपयोगितावाद में किसने कहा? ये बेंथम ने कहा। इसको तर्क उड़ा दीजिए ऐसे ही। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, इस बात का उपहास किसने किया था? ये पुष्पिन क्या है? एक बच्चों का खेल है। क्या है ये? पुष्पिन एक बच्चों का खेल है, और उसमें यह बताया जाता है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता करना। यानी कि बच्चों का खेल, अगर उसको स्वतंत्रता मिल जाए, जो बच्चा चाहता है, पुष्पिन का मतलब उसको स्वतंत्र खेले दिया जाए तो वो कुछ नहीं बोलेगा। तो वही उसी तरह अगर बीच में आपको कविता में न रोका जाए तो आप अच्छी कविता कह लेंगे। इसी बात को इन्होंने कहा है। और किसने कहा है? ये देखिए, है ना। तो दिया हॉब्स, बेंथम, जे.एस. मिल, ऑस्टिन। तो ये जो है जे.एस. मिल साहब हैं। ये कौन है? जे.एस. मिल। इनको जे बना दीजिए, जे। तो यह बात पुष्पिन उतना ही, इसको अच्छा लिख लीजिए, उतना ही कविता करना कि जितना उपहास करती हुई। तो यह बात किसने कहा? ये जे.एस. मिल ने कहा था। ये बाकी तो अभी बताया क्या, उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। देखिए
असहयोग विषयों के अपने विचारों में गांधी जी प्रभावित थे। मतलब किसके विचारों से गांधी जी प्रभावित थे, है ना। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को लाया गया। तो यह जो है असहयोग के विषय अपने विचारों में गांधी जी को प्रभावित किए थे। तो टॉलस्टॉय, रस्किन, थारो और गोखले, वैसे देखा जाए ना तो ये तो असहयोग का विषय है, तो ये तो ठीक है ये आंसर। गांधी जी सबके विचारों से प्रभावित थे, टॉलस्टॉय के, रस्किन के भी और थारो के, और गोपाल कृष्ण गोखले ये तो उनके राजनीतिक गुरु थे। राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और असहयोग के विषय में गांधी जी ने किसे प्रभावित हुए थे? तो थारो के विचारों से। अब ऐसे देखा जाए तो गांधी जी सबके विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने प्रेरणा ली, सीख लिया, आंदोलन किए, इन चीज़ों को लेकर के उन्होंने। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, संसद बातचीत की दुकान जैसी है। ये जो संसद है, संसद में बहस होती है, बातचीत होती है। तो उसी बात को इन्होंने कहा है ये कि संसद क्या है? बातचीत की दुकान है। तो मतलब संसद क्या है? एक बातचीत की दुकान जैसी। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा। यह बात कह रहा कि कौन कहा था? बर्क ने, मिल ने, मार्क्स ने, लेनिन ने। तो यह संसद बातचीत की दुकान जैसी है। तो यह बात किसने कहा था? मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? ये मार्क्स ने कहा था। यह बात किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये अगले प्रश्न को हम देखेंगे। ये कह रहा कि समाजवादियों के अनुसार राज्य का कार्य है। जो समाजवादी विचारक मानते थे कि ये जो राज्य का कार्य क्या है, समाजवादियों के अनुसार राज्य क्या करता है? सामाजिक उद्देश्यों से उत्पादन संचालित करना, समाज में सभी स्वतंत्रता की रक्षा करना, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों आंसर करेंगे ये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये चलिए आप आंसर करते रहिए, हम मुझसे बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? सामाजिक उद्देश्य से उत्पादन संचालित करना। आइए हम लोग नए प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। 1936 में यह किसने कहा था? पहली बात ये देखिए, प्रश्नमय में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। एक तो गांधीवाद कोई चीज नहीं है, यह कब कहा गया है? ये 1936 में। एक तो आंसर ये आपको मिल गया। दूसरा, यह किसने कहा है? तो आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी ने ही यह बात कही थी कि गांधी मतलब गांधी तो है लेकिन गांधीवाद कोई चीज़ नहीं है। ये तो यह विचार किसने कहा था? ये गांधी जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? ये भी इन्होंने कुछ कही थी। जवाहरलाल नेहरू, तो इनके स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग जिनकी स्टेटमेंट पूछा, ये गांधीवाद की जैसी कोई चीज़ नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित निर्वाचन व्यवस्थाओं में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है? कौन सी प्रणाली जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को नहीं करती है? ये तो निर्वाचन व्यवस्था में कौन अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती है ना। तो दिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संचयी व्यवस्था, सीमित मत व्यवस्था, सापेक्षित बहुमत व्यवस्था। तो आंसर क्या होगा? ये सापेक्षित बहुमत व्यवस्था। आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आंसर डी होगा। ये अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक लोकतंत्र में दबाव समूह का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं को पहले आप गोला करेंगे, है ना। तो कह रहा कि कौन दबाव समूह में वो नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन से कार्य जो दबाव समूह का कार्य नहीं है ये, तो क्या करना है? पढ़े हम लोग तब जानेंगे ना।
सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ने का एक तो पहले से पता चल गई। और फिर क्या है, अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित होने की सहायता देना, अपने हितों की सिद्धि के लिए विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना, जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रभावित करना। ये तो ठीक है, लेकिन ये पहला नहीं करते क्योंकि ये चुनाव नाम नहीं लड़ते, ये व्यक्तिगत हित के लिए काम नहीं करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये तीनों कार्य इनके द्वारा किया जाता दबाव समूह के द्वारा, लेकिन सरकार निर्माण के लिए चुनाव दबाव समूह नहीं लड़ते। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये हम लोग देखिए, कह रहा कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। क्या बात है, बहुत अच्छा है प्रश्न। देखिए इतना अच्छा है, ये क्या पूछा ये कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव कहाँ पे हुआ था, है ना। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में। नहीं, आंसर क्या होगा ये, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव हुआ था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक शासन की मुख्य विशेषता कौन सी है। ये तो कह रहा है कि किसकी, हमको पहले यहाँ पे देखना है ये चीज़ें, ये संवैधानिक शासन की मुख्य बात कौन सी है या मुख्य विशेषता कौन सी है, ये विशेषता कौन सी है। तो कह रहा है कि निर्मित संविधान नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विधि का शासन, शक्ति की पृथक्करण और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों ये जो है संवैधानिक शासन जो है उसकी है कि विधि का शासन होना चाहिए, ये शक्तियाँ विभाजित नहीं होती हैं, और क्या होना चाहिए, विचार अभिव्यक्ति, ये दोनों चीज़ें हैं। ये 2 और 4 क्या दिया है, क्या 1 2 3 2 4, 1 3 4 1 2 4, तो आंसर क्या होगा ये 2 4। आगे देखिए, संविधान के बिना राज्य ने होकर अराजकता का शासन होगा, यह बात किसने कही थी, है ना। यह बात किसने कही है, ये बताइए आप। कि कह रहा कि संविधान के बिना राज्य और राज्य ने ना होकर अराजकता का शासन होगा, है ना। यहाँ पे क्या है, ये राज्य ने होकर अराजकता होगी, ये तो यहाँ पे दिया है ब्राइस, जेलनिक, डायसी और CF स्ट्रांग। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये जेलनिक। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये जेलनिक ने यह विचार कहा था कि संविधान के बिना राज्य ने होकर अराजकता का शासन होगा। ये देखिए अगले हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कह रहा कि निम्नलिखित में से भारत में संघ सूची का नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है, यानी कि 3 तो संघ सूची का विषय दिया होगा और 1 समवर्ती सूची की बात कहा होगा। ये तो यहाँ पे हम देखें प्रतिरक्षा, रेलवे, निर्वाचन केंद्र। तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं, ये जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को किस में कर दिया गया, समवर्ती सूची में। ये समवर्ती सूची में किस में है, ये समवर्ती सूची में, है ना। तो समवर्ती सूची में शिक्षा है ये, और ये सब क्या है, ये केंद्र सूची के विषय हैं। ये क्या है, केंद्र सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये अगला देखिए, ये पूछ रहा है कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एक एकात्मक शासन है। उपरोक्त विचार किसने दिया, ये या परिभाषा किसने दिया है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यह विचार किसने दिया है, तो दे रहा है बिलोबी, गार्नर, डायसी, स्टांग। तो आंसर क्या होगा, ये डायसी साहब ने क्या कहा था, ये डायसी साहब ने कहा था कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। गार्नर ने अभी हमने बताया कि राज्य के 4 तत्वों को बताया, और बिलोबी ने
जो जिसमें भूमि को आवश्यक तत्व नहीं बताया, राज्य को भू आवश्यक तत्व नहीं बताया इन्होंने ये, ठीक है। तो राज्य को आवश्यक तत्व नहीं बताने किसने बताया, ये भूमि राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं मानी, मतलब संप्रभुत्व के लिए माना ये। तो यहाँ पे क्या है, ये आंसर इसका डायसी हो जाएगा ये। और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान, निम्नलिखित में से कौन संविधान शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है ये। तो यह विचार अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो दिया है ऑप्शन कनाडा से, स्विस से, और अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया, मूल अधिकार, क्या लिए गए, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से ही। और समवर्ती सूची कहाँ से आई गई है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना। समवर्ती सूची कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे ये, और दिया है जो स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्य संघ सूची पर आधारित रखते हैं, राज्य संघ तथा राज्य सूची पर आधारित रहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के अधीन है। तीनों सूचियों के विषयों पर में परस्पर व्यापन होने से संघीय व्यवस्थापिका। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न ये है, आप इसको पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये कह रहा है कि ये जो है कि राज्य सूची, राज्य संघ सूची पर अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर डी हो जाएगा ये, है ना, आंसर डी हो जाएगा हम लोग। नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है, यह विचार किसका है ये, है ना, यह विचार किसका ये है। तो यह विचार हम लोग देखेंगे ये, है ना। तो ये कह रहा है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल है ये। तो ऑप्शन दिया लास्ट की, रैमजे मेयोर, हर्बर्ट मॉरिसन, लॉर्ड मॉरेल। तो यह विचार किसका है ये, हर्बर्ट मॉरिसन का ही है। यह हर्बर्ट मॉरिसन का विचार है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है ये। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये अगले नए प्रश्नों के साथ। एग्जाम टाइम एकेडमी आपको नए नए प्रश्नों के साथ प्रतिदिन उसी समय से आ रही है, लेकिन आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों सगे संबंधियों को शेयर करें। ये आपकी तैयारी में बहुत ही, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जीआईसी है, एलटी है, बीपीएससी, टीआरई4, यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को मतलब यहाँ पे मिलेंगे ये। और यहाँ से प्रतिदिन 50 प्रश्न जो है, 50 प्रश्न यहाँ पे दिए जाते हैं ये। तो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को और देखते हैं। ये कह रहा है कि शुम्पीटर तथा डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति क्या है। पहले आप यहाँ पे आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि शुम्पीटर जो है, शुम्पीटर ने क्या कहा था और आप डहल ने मिला करके दोनों ने क्या बात की, बहुलवादी सिद्धांत का मानना है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एक उपयोगिता का उपभोक्ता है ये। तो यहाँ पे हम लोग देखें, एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है, एक नैतिक प्राणी है, एक प्राणी है जो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए रुचि रखता है, एक मानववादी है जो मनुष्य के शोषण को समाप्त करना चाहता है। तो यह जो शुम्पीटर और डहल द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति ये क्या है,
व्यक्ति एक उपयोगिताओं का उपभोक्ता है। ये व्यक्ति क्या है? उपभोक्ताओं, ये है ना। तो हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आप आंसर करने का प्रयास करिए। जो आंसर ये है, तो कह रहा कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं ली गई है? देखिए कहाँ से नहीं ली गई है ये, या कहाँ से प्रभावित नहीं है ये। तो क्वेश्चन ये है कि संघीय व्यवस्था जो है, केंद्रीय व्यवस्था, ये कहाँ से प्रभावित नहीं है ये, है ना। तो जो संघीय व्यवस्था है ये प्रभावित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो संघीय व्यवस्था जहाँ जहाँ पे होगी वहाँ से, और बाकी जहाँ नहीं होगी वहाँ पे प्रभावित नहीं होगी ये। तो जो संघीय व्यवस्था जो है कहाँ से प्रभावित नहीं हुई है, तो ऑप्शन दे रहा है अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों आंसर क्या होगा? ये दक्षिण अफ्रीका। और बाकी से क्या है? ये प्रभावित है। संविधान की व्यवस्था जो है प्रभावित ही है। तो आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न, सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है। यह कथन किसका है? ये बहुत अच्छा है कथन है। ये है भाई शिक्षा से जुड़ा है, तो इसलिए यह पूछने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। और यह नेट में भी पूछा था ये क्वेश्चन। CD बर्न्स का ये जो विचार जो है, ये हमने एक बार प्रैक्टिस में और लाया था ये, कि सभी शासन शिक्षा की एक पद्धति है। जो शासन है वो किसका है? ये एक शिक्षा की पद्धति है, परंतु श्रेष्ठ शिक्षा स्वशिक्षा है, और इसलिए यह श्रेष्ठतम शासन स्वशासन है जो कि लोकतंत्र है। ये दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि शिक्षा से और प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ले लीजिए। और यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा देखते हम लोग है ये, कि ऑप्शन दिया लॉर्ड ब्राइस, AD लिंडसे, CD बर्न्स और HG लास्की, हेराल्ड जे लास्की। ये आंसर नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या है? ये CD बर्न्स का ये विचार है। ये विचार किसका है? ये CD बर्न्स का। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे हम लोग। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है ना। किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया क्या है ये, कि संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी है ये। और यह विचार किसमें कहा गया? कि विधानमंडल के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, स्पीकर के प्रति और राज्य के राजनीतिक प्रधान के प्रति नहीं। यह किसके प्रति होती है? ये उत्तरदायी का सिद्धांत विधानमंडल के प्रति या लोकसभा की प्रतियों को बताया जाता है, उसके लिए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विधानमंडल के प्रति बात कही गई है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये कह रहा भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया है। इसको दोस्तों पढ़िए, आंसर करने का प्रयास करेंगे ये, है ना। आंसर करेंगे ये। कह रहा कि उच्चायुक्त पद का सृजन, तो पहला ऑप्शन दिया है क्या? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। तो भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन, यह जो बात कही गई है किसमें कही गई है? 1919 के अधिनियम में, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाया गया था। ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली। तो द्वैध शासन प्रणाली प्रांतों में किस अंतर्गत लाई गई थी? 1919 के अधिनियम में। उच्चायुक्त पदों का सृजन किसमें किया गया था? 1919 के पदों में। इसमें क्या है ये? इसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, सुधार अधिनियम। और इसी को कहा जाता है फूट डालो राज करो की नीति, है ना।
फूट डालो राज करो की नीति कब लाएगी थी, यहीं पे फूट डालो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति कब लाएगी थी, यहीं पे, तो यहीं से लाएगी थी ये। और 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, इसमें लाया गया था केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाएगी थी। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लाएगी, तो 1935 के अधिनियम में लाएगी थी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक प्रश्न नहीं कई प्रश्नों का आंसर यहाँ पे मिला आपको ये। और इसको कहा जाता है चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो इसको लिख लीजिएगा ये। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कह रहा है कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया। 1935 के अधिनियम ने मूल अधिकारों को निर्दिष्ट किया था। 1940 के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। कृषि मिशन 1942 के मूल अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। ये पूछा जा रहा है किसमें मूल अधिकारों को निर्दिष्ट किया गया था। नेहरू रिपोर्ट जब आई तो उसमें बताया गया था ये कि नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों को शामिल करने की बात कही गई थी। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये पहला हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा ये कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए किसकी रिपोर्ट लगाई गई थी, ये नेहरू रिपोर्ट लगाई गई थी ये। तो आगे हम लोग देखेंगे। ये कह रहा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ये कब किया गया था, जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, अगस्त 1946 में। तो आंसर क्या होगा, ये जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में। बाकी ऑप्शन ये है, तो इसमें ऑप्शन ये जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में ये नहीं होंगे। आंसर क्या होगा हमारा, ये जुलाई 1947 में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपलब्धियों, विशेष अधिकारों तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया, यानी कि रजवाड़ा व्यवस्था, जो विशेष अधिकार और रजवाड़ा व्यवस्था को समाप्त किया गया था। ऑप्शन दे रहा है 42वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन और 33वां संविधान संशोधन। दोस्तों आंसर ये हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन में प्रीवी पर्स या रजवाड़ा व्यवस्था को, जो रजवाड़ा की व्यवस्था ये है, उसके जो पद लोग ग्रहण करते थे, जो उपाधियां लोग धारण करते थे, उसको क्या कर दिया गया था, ये समाप्त कर दिया गया था। 31वां में यहाँ पे जो सीटों को, लोकसभा में सीटों के बारे में बताया गया है, 1971 की जनगणना के अनुसार, 1971 की जनगणना के अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा ये। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे लघु संविधान कहते हैं। ये लघु संविधान कहा जाता है। ये लघु संविधान किसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1976 में किया गया था। लेकिन जो ऑप्शन दिया, ये प्रश्न पूछा है ये, तो यह बात किसमें कही गई है, 26वां संविधान संशोधन में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। बहुत अच्छा प्रश्न ये है, भारत क्या है दोस्तों। भारत, इसमें बताया गया कि भारत क्या है। ये भारत यूनियन, आर्टिकल 1 में आप पढ़े होंगे, अनुच्छेद 1, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आर्टिकल 1 को पढ़े होंगे, और उसमें बहुत अच्छा पहला स्टेटमेंट ही लिखा गया है कि भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है ना। तो भारत अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें, 1 में बताया गया क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये अगला और इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा ये, यानी कि इस एपिसोड का ये अंतिम प्रश्न है ये। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए, आपकी सफलता के लिए इतना प्रयास कर रही है। थोड़ा आप प्रयास कर देंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। और एग्ज़ाम टाइम एकेडमी का उत्साहवर्धन करने के लिए आप सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सोशल साइटों पे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी का उत्साहवर्धन हो और आपके लिए नए नए प्रश्नों को
लाइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, क्या करना, हमको संरक्षण करना और सुधार करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अनुच्छेद 21 में इसमें क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही। और यहां पे दिया है, यहां पे क्या दिया है? तो अनुच्छेद 48 का में, अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 56 में। तो आंसर तो होगा क्या? अनुच्छेद 51 का। 51 का में पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात किसमें कही गई? 51 का में। और अनुच्छेद 56 में जो पदावधि की बात की गई है, राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है ना। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम एकेडमी के सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को बताएं कि एग्ज़ाम टाइम एकेडमी 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ प्रतिदिन लाइए नए नए प्रश्नों के साथ, जो कहीं न कहीं प्रश्नों पेपर में पूछे गए प्रश्न ही ये हैं। आयोग ने इसे पूछा भी है, तो आयोग कहीं ना कहीं से प्रश्न उठाते हैं, तो यहाँ से आपको अधिक अधिक प्रश्न मिलेंगे ये। ठीक है, धन्यवाद। और हम यहीं पे एपिसोड का अंतिम, यहाँ पे हम लोग फिर अगले क्लास में, हम लोग नए क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे।